सभी को नमस्कार, सभी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली आप लोगों तक? नमस्कार, सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक है। नमस्ते नमस्ते। एक बार पता नहीं इस नेटवर्किंग इश्यू क्या है, कुछ गड़बड़ होता है आजकल, क्या हो रहा है? ओके ओके क्या, चलिए ठीक है। कल भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, आज फिर से वो दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा था आगे से क्लास प्लस की तरफ से, ऐप की तरफ से। सभी को नमस्कार। टॉपिक चल रहा है समायोजन एडजस्टमेंट, और इस टॉपिक के अंतर्गत मैं अब तक चर्चा कर चुका हूं समायोजन का अर्थ क्या है, समायोजन की परिभाषाएं क्या है, समायोजन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, इसकी चर्चा कर चुका हूं। और कुछ समायोजन की ओर ले जाने वाले या समायोजन को प्रभावित करने वाले 5 कारक कौन से हैं, जिनमें भग्नाशा फ्रस्ट्रेशन में पढ़ा चुका हूं। कल हमने चर्चा की थी तनाव, टेंशन, उसके बाद हमने एंजाइटी की चर्चा की, दुश्चिंता जो चेतन और अचेतन में संघर्ष से उत्पन्न होती है। उसके बाद मैं दबाव की चर्चा कर रहा था, और कल थोड़ा सा क्लास में व्यवधान भी ज्यादा ही रहा। तो दबाव, स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस स्ट्रिंगर से मिलकर बनता है जो कसता है। जैसे फिलहाल बहुत सारे बच्चों को दबाव ने कसा है रिट के 46,000 की घोषणा के बाद, ठीक है। और एक परीक्षा का जब भी मुद्दा आता है, परीक्षा की जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज आती है, या जब भी आत्मसम्मान की बात आती है, तो दबाव हमारे ऊपर हावी होता है। ये 2 प्रकार का होता है, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस एक पॉजिटिव दबाव है और डिस्ट्रेस एक नेगेटिव दबाव है। दबाव पर जो कार्य किया वो हेंसी सेल्वे ने किया है। इन्होंने जीएस की अवधारणा दी थी, जिसके 3 चरण थे, सचेत प्रतिक्रिया चरण, प्रतिरोध चरण और परिश्रांति चरण। ये 3 चरण इन्होंने ये 3 चरण इन्होंने स्पेशली जो है वो बताए थे। और दबाव का मुकाबला हम कैसे करें, तो उसके लिए लेजरस और फोकमैन ने 2 तकनीकें बताई थी, तो समस्या केंद्रित और एक संवेग केंद्रित, ठीक है। तो समस्या केंद्रित में तो ये होता है कि अपन समस्या के पीछे के कारणों को जानते हैं कि प्रॉब्लम आई क्यों, प्रेशर हमारे ऊपर आए क्यों। और संवेग केंद्रित में अपन लोग क्या करते हैं कि इमोशंस की दिशा को बदलते हैं, संवेगों को अपन बदलने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव संवेगों का विकास करते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन करना है, योग है, ध्यान है, ये सब चीजें ऐसी तरीके हैं जिनसे दबाव एक कंट्रोल में आता है, ठीक है। सेकंड ग्रेड का विज्ञापन फरवरी में आ जाएगा, और रिट जो है वो जुलाई में हो जाएगी पात्रता के रूप में, एलिजिबिलिटी के रूप में। और उसके बाद जो है 3 से 4 महीने बाद जो है वो थर्ड ग्रेड भर्ती जो 2013 पैटर्न पे थी, संभवतः वो सेम पैटर्न इसका रहेगा। तो वो 2022 एंड लास्ट तक आप मान के चलिए कि रिट की कंप्लीटली प्रक्रिया होगी। पुनर्बलन क्या है, थोड़ा शॉर्ट में पुनर्बलन ने बता दिया, किसी भी क्रिया कार्य को जो बढ़ाता है वो पुनर्बलन है। कोई भी क्रिया कार्य को जो बढ़ाएगा वो रिइंफोर्समेंट है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगभग मान के चलिए अगस्त के आसपास। तो समायोजन की बात कर रहा था। आज अपन समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में 5वें कारक की चर्चा करूंगा, और उसके बाद अपन समायोजन की युक्ति चर्चा करेंगे। तो 5वां जो कारक है जो हमारे कुसमायोजन की ओर हमें ले जाता है, वो 5वां कारक जो है वो क्या है? 5वां कारक, इसका नाम है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। इंपॉर्टेंट है, अब तक जो चारों पढ़ा है उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है समझिएगा। कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व या संघर्ष क्या है? देखिए, द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट किसको अपन बोलते हैं? जब 2 विरोधी विचार आपके सामने आ जाते हैं, 2 विरोधी उद्देश्य आपके सामने आ जाते हैं, तो इससे जो उत्पन्न स्थिति है इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? संघर्ष बोलते हैं। याद रखना कि मैं क्या करूं सर। जैसे आप लोगों के सामने एक बड़ी विचित्र कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के सामने होगा कि सर मैं सेकंड ग्रेड करूं, रिट करूं, या इसको लेक्चरर करूं। ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। मतलब बच्चा जब तय नहीं कर पाता है, उसको दोनों तीनों चीजें एक साथ समान दिखाई देती हैं कि मैं कौन सी राह पे चलूं। तो इस समय जो शिक्षक भर्ती का बच्चा, उसके सामने 3 राहें हैं, ठीक है ना। उसके सामने 3 राहें हैं, याद रखना। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं किधर।
ठीक है, मैं रीड करूं, फर्स्ट ग्रेड करूं, सेकंड ग्रेड करूं, तो वो इस समय कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है। आप लोग अधिकतर इस समय द्वंद्व की स्थिति में हैं, और इस द्वंद्व से निकलने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए आपको ही पहल करनी पड़ेगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए किसी एक को चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब तीनों भर्तियां लगभग ये साथ होनी है, रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तीनों आपस में क्रॉस कर रही है। तो किसी एक का चुनाव कर लेना मतलब द्वंद्व से बाहर आ जाना है, और चुनाव नहीं कर पाना मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहना है। ठीक है, ओके। नरेंद्र जी कह रहे हैं सर 7 जवान शहीद हो गए। अब ये ऐसी दुख भरी घटनाएं हैं जो अंदर से करहा देती हैं, बट क्या बताएं। जय हिंद। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष की मैं बात करूंगा। यहां एक तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डगलस और होलैंड का, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, डगलस और होलैंड का द्वंद्व संघर्ष पे डगलस होलैंड का स्टेटमेंट पहले आरपीसी में आ चुका है, दोबारा रिपीट हो सकता है, तो लिखेंगे डगलस व होलैंड के अनुसार द्वंद्व क्या है। डगलस व होलैंड के अनुसार, डगलस व होलैंड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मेरे साथ साथ लिख लें। दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से, दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा, दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ में आया कि दो विरोधी विचार मेरे सामने आ गए, दो विरोधी उद्देश्य मेरे सामने आ गए, और मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। तो ये संघर्ष है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, याद रखना। ठीक है, कि जब भी आप तय नहीं कर पाते हैं कि मैं इस रास्ते पे जाऊं कि उस रास्ते पे जाऊं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या कहलाती है? संघर्ष कहलाती है। ठीक है, द्वंद्व और संघर्ष एक ही होता है, याद रखना। द्वंद्व और संघर्ष एक ही होता है। तो परिभाषा में आपको ये जरूर याद रखना है, परिभाषा में आपको ये परिभाषा जरूर याद रखनी है। बाकी मैं दो परिभाषा की और भी चर्चा कर रहा हूं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्य की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है। एक परिभाषा सेफर की मैं चर्चा करूंगा। सेफर ने कहा था कि द्वंद्व वह स्थिति है जब दो आपके सामने ऐसी विरोधी विचार उत्पन्न हो जाते हैं जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं है। मतलब कोई भी दो ऐसे विचार आ गए जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं है। मैं मजे भी लेना चाहता हूं, पढ़ना भी चाहता हूं, अब एक की एक समय पूर्ति कर सकते हो, दोनों विरोधी विचार है। तो दो विरोधी विचार का उत्पन्न होना जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं है, वो क्या कहलाता है? द्वंद्व। तो इन्होंने कैसे, सेफर ने कहा दो विरोधी विचार, दो विरोधी व्यवहार जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं, जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं, इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, द्वंद्व बोलेंगे। तो दो विरोधी व्यवहार या दो विरोधी विचार एक प्रकार से जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं हो सकती, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ये सेफर की शॉर्ट में लिखा है मैंने परिभाषा, कि दो विरोधी विचार या दो विरोधी व्यवहार ऐसे जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं है, मतलब एक की पूर्ति हो सकती है, दोनों की एक साथ नहीं हो सकती, इसको अपन क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, बहुत है दो डेफिनेशन, स्पेशली डगलस और होलैंड याद रखिएगा। अब यहां समझिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट का नॉर्मली अर्थ तो मैंने बता दिया, आगे कुआं है और पीछे खाई है। समझ में नहीं आ रहा, दो राहें समान दिख रही हैं। जिससे आज का प्रतियोगी सबसे अधिक उलझ रहा है वो यही है कि सर मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं किधर जाऊं, किस तरफ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उलझन भरी जिंदगी जो है वो इस समय बच्चे के सामने है। ये एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट है, ये द्वंद्व है, याद रखना। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या पढ़ना है कि साहब कॉन्फ्लिक्ट से सर प्रश्न कैसे आते हैं? परिभाषा पे तो डगलस होलैंड ने पूछा गया है, लेकिन सबसे अधिक प्रश्न यहां से पूछा गया है कॉन्फ्लिक्ट के प्रकार के ऊपर। इन पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रकार होते हैं, इन पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये समझिएगा।
कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व होता है, इसके चार प्रकार होते हैं। संघर्ष जो होता है, द्वंद्व होता है, उसके क्या होते हैं, चार प्रकार होते हैं। इनको समझना आपको। पहला प्रकार होता है उपागम उपागम। उपागम उपागम, इनको एग्जाम्पल आएगा, याद रखना, समझ में आना चाहिए। अप्रोच 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 उपागम उपागम बोल सकते हैं इसको अपन, और इसको अपन पहुंच पहुंच भी बोल सकते हैं। पहुंच पहुंच भी बोल सकते हैं। पहुंच पहुंच भी बोल सकते हैं। इसको अपन ग्राह्य ग्राह्य भी बोल सकते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, सबके सब नाम लिखा दिए मैंने, ठीक है। तो उपागम उपागम भी यही है, पहुंच पहुंच भी यही है, और ग्राह्य ग्राह्य भी क्या है, यही है, याद रखना, ठीक है ना। तो उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, ये सब आपको याद रखना है। अप्रोच अप्रोच, पहुंच पहुंच या ग्राह्य ग्राह्य, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं चारों। चार प्रकार बताऊंगा मैं, उपागम उपागम, परिहार परिहार, और आप लिखना चाहें तो अपन दोनों के भी नाम लिख सकते हैं, परिहार परिहार, परिहार परिहार। फिर समझा देता हूं मैं, इसको अवोइडेंस अवोइडेंस बोलते हैं, अवोइडेंस अवोइडेंस, ठीक है ना, डबल अवोइडेंस हो जाएगा। इसको त्याग त्याग भी बोलते हैं, त्याग त्याग। इसको वर्जन वर्जन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्जन वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा प्रकार हो जाएगा एक उपागम और एक परिहार। इस पे बहुत प्रश्न पूछे गए, एक उपागम एक परिहार पे। और चौथा प्रकार हो जाएगा बहु उपागम परिहार, बहु उपागम परिहार, एक से अधिक पॉजिटिव, एक से अधिक नेगेटिव। ये चार प्रकार हैं, इन चारों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला है उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, जिसको अपन ग्राह्य ग्राह्य, जिसको अपन पद्धति पद्धति भी बोल सकते हैं, जिसको अपन पहुंच पहुंच भी बोल सकते हैं, अप्रोच अप्रोच बोलेंगे। परिहार परिहार को अपन अवोइडेंस अवोइडेंस बोलेंगे। उपागम परिहार को एक अप्रोच हो गया, एक अवोइडेंस हो गया, और बहु उपागम मल्टीप्लाई अप्रोच अवोइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इन चारों पे प्रश्न पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल आएगा, आपको केवल अर्थ समझ में आना चाहिए कि साहब इसका मतलब क्या होता है। इनमें से जो तीन प्रकार थे शुरुआत वाले, एक दो तीन, ये जो तीनों प्रकार हैं, ये तो बताए थे कुर्ट लेविन ने। किसने बताए थे, कुर्ट लेविन ने। शुरुआत में जो तीन प्रकार बताए हैं वो तो कुर्ट लेविन ने बताए हैं, याद रखना। और ये जो चौथा प्रकार है, ये जो जोड़ा था वो हॉलैंड व सीयर्स ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था, ये हॉलैंड और सीयर्स ने जोड़ा था। एग्जाम में प्रश्न आया नहीं ऐसा कि किसने जोड़ा था, फिर भी आप माइंड में रखें कि हॉलैंड और सीयर्स ने कौन सा उपागम जोड़ा था, बहु उपागम परिहार। उपागम उपागम, परिहार परिहार, एक उपागम परिहार, और बहु उपागम परिहार। ये चौथा प्रकार जो जोड़ा था वो हॉलैंड सीयस ने जोड़ा है, और जो तीन प्रकार जोड़े हैं वो कुर्ट लेविन ने जोड़ा है, ठीक है। लेविन ने तीन ही बताए, हाँ, लेविन ने तीन बताए हैं, और हॉलैंड सीयस ने चौथा प्रकार जोड़ा था। अब देखो समझिएगा, अब समझना, इसको एग्जाम्पल आएगा, याद रखना। और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आज की क्लास के बाद कि सर मैं प्रश्न गलत करके आ गया, मेरे समझ में नहीं आया। बहुत इजी चीजें हैं, बस अर्थ समझ लो, बहुत इजी चीजें हैं, बहुत अर्थ समझ लो कि वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। तो उपागम उपागम का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें आपके सामने पॉजिटिवली आपके सामने आ जाए, दो चीजें हैं, दोनों ही सकारात्मक हैं, ठीक है ना, दोनों ही चीजें आपके सामने सकारात्मक हैं। अब दोनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है ना। दो चीजें पॉजिटिवली आ गई कि मुझे मेरे दोस्त की शादी में भी जाना है, एक तो ये चीज है आपके सामने। और दूसरा आपके सामने आ गया कि मुझे मेरे पापा के साथ कहीं जाना है। अब पापा के साथ जाना भी जरूरी है, और दोस्त की शादी में जाना भी लगभग उसके लिए क्लोज दोस्त से जाना जरूरी है। अब उन दोनों में लेकर वो संघर्ष कर रहा है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। आपके सामने दो ऑफर मिले हैं, आपको अपने फेवरेट प्लेयर के साथ डिनर पे जाना है शाम को 8:30 बजे, और उसी समय एक ऑफर ये मिल गया कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, उसने भी ऑफर दे दिया कि आज तो अपन 8:30 बजे जो है वो पिंक सिटी मॉल में चलेंगे। अब दिमाग खराब हो रहा है यार, पहली बार तो फेवरेट प्लेयर के साथ मौका मिल रहा है, और पहली बार ही जीएफ और बीएफ ने ऑफर दे दिया। कंफ्यूजन, दिमाग खराब हो रहा है, क्या करें, किधर जाएं, वो भी एक डेट, एक ही समय। अजीब सी विरोधाभासी स्थिति है साहब। एक को नाराज कर दें तो दूसरा समस्या, दूसरे को कर दें तीसरा कर दें। तो ये पॉजिटिव, दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन किसी एक को चूज करना है, समझ रहे हैं आप। रिट में सिलेक्शन हो गया, दो लड़कियों को देखने गए, पहली लड़की को देखा बेहद सुंदर थी, दूसरी लड़की को देखने गए वो भी बहुत सुंदर थी,
दोनों अच्छी लग रही हैं, दोनों अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। घर वालों ने कहा एक चूज कर। अब बच्चे वाली कहानी हो रही है, बच्चे को, छोटे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा एक खिलौना लेना है। बच्चा कहता है पहले पापा ये ट्रक लूंगा, फिर पापा ये ट्रक नहीं, वो गाड़ी दिला दो। अच्छा बेटा ये गाड़ी ले ले, ट्रक रख दे, ठीक है। पापा एक बार मुझे दोबारा दे दो, मैं ट्रक को लेना चाहता हूँ, गाड़ी को, फिर दोनों को रखता है। पापा ट्रक अच्छा लग रहा है। पापा कहते गाड़ी को रख दे। मैं गाड़ी को कैसे रखूं? पापा एक काम करो ना, एक काम करो ना। हाँ बेटा बोल, क्या करना है? पापा प्लीज, हाँ बोल तो सही, दोनों दिला दो ना। ये उपागम पागम। अब बच्चे को दो दिला सकते हैं, लेकिन तुम जिद करके बैठ जाओ कि दोनों के साथ कर लूं पापा, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ये उपागम उपागम, दोनों चीजें पॉजिटिवली आ रही हैं। एक ये भी पॉजिटिवली है, ये भी पॉजिटिवली है, बट एक का चूज करना, एक का चयन करना है। ये उपागम उपागम संघर्ष से याद रखना। एग्जाम्पल कितने भी बना सकता है, समझ ये आना चाहिए कि उपागम उपागम मतलब दो सकारात्मक विचार हैं, दो सकारात्मक लक्ष्य हैं, दो सकारात्मक इच्छाएं हैं, जो दोनों ही आप चाहते हो, लेकिन किसी एक का आपको चुनाव करना पड़ेगा। ये उपागम उपागम है। ओके, परिहार परिहार क्या है? परिहार परिहार, अवोइडेंस अवोइडेंस, ये क्या है? परिहार परिहार का मतलब होता है त्याग त्याग, वर्जन वर्जन। किसी एक का चुनाव करना है, लेकिन दोनों नकारात्मक है। वहां तो दोनों पॉजिटिवली थे, यहां दोनों चीज नकारात्मक है, लेकिन एक को करना है। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता और मैं खेलना भी नहीं चाहता। यार ये कोई बात हुई क्या? या तो पढ़ यार, खेल यार, दोनों भी नहीं करना चाहता। मैं दोनों ही नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं खेलना भी नहीं चाहता। ये परिहार परिहार है, मतलब दोनों में ही आपकी इच्छा नहीं है, दोनों ही आपको पसंद नहीं है, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कुछ तो करेगा, कुछ तो कर। मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं भी ये नहीं करना चाहता। समझ रहे? मैंने सेकंड की तैयारी करना चाहता हूं, मैं रिट की तैयारी करना चाहता हूं। बस मेरा दिमाग खराब हो गया इनसे, विश्वास ही उठ गया मेरा। बैठा रहना है मेरे को, देखना है इन दोनों को। परिहार परिहार है, अवोइडेंस अवोइडेंस है, अवांछित है दोनों, आप दोनों नहीं चाहते हैं। दो लड़कियों के ऑफर मिले शादी के, दोनों इतनी बदसूरत हैं। घर वाले कह रहे हैं बेटा लास्ट ऑप्शन है, 48 साल का हो चुका है, ये लास्ट ऑप्शन मिल रहा है, एक को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मन तो नहीं है कोई सी पे भी। ये परिहार है, नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं, मुझे ये भी पसंद नहीं। तो ये परिहार परिहार, दोनों नकारात्मक विचार, दोनों अवांछित चीजें हैं, दोनों ही पसंद नहीं है। ये परिहार परिहार हो रहा है। तीसरा है उपागम परिहार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसमें बड़ा आसान होता है। रिट 2018 में एक प्रश्न आया था, एक बच्चा टीचर के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है कि सर मैंने गलती तो कर दी, स्वीकार करना चाहता है, लेकिन वो पिटाई के डर से डर रहा है। अब देखो कौन सा संघर्ष हो रहा है, उपागम परिहार। पिटाई के डर से डर रहा है, मतलब स्वीकार करना उपागम है कि गुरुजी मैंने गलती की है, लेकिन डर है कि हां बढ़ता है गुरुजी ठोकेंगे बुरी तरह, गुरुजी धुलाई करेंगे अच्छे से, तब वो डर लग रहा है, तब पीछे हट रहा है। तो ये परिहार है, उपागम और परिहार। मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, बड़ी इच्छा है, दिली इच्छा है, गाड़ी चाहिए मेरे को, लेकिन पैसे देना नहीं चाहता। अरे यार बाप पागल है क्या तू इंसान? गाड़ी खरीदना चाहता है, पैसे नहीं देना चाहता, ये कौन सा मतलब हुआ? ये परिहार है, पैसा नहीं देना चाहता। एक लड़की है वो गायिका बनना चाहती है कि मैं गायिका बनना चाहती हूं, ये उपागम है। बनना चाहती हूं उपागम है, लेकिन वो कहती है मैं दूसरों के सामने नहीं गाऊंगी। यार दूसरों के सामने नहीं गाएगी मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। सिंपल सी बात है, बेचारी बाथरूम सिंगर है, गाएगी तभी तो गायिका बनेगी। तो ये उपागम परिहार, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ में आ गया? तो एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। तुरंत देखते ही पहचान जाओगे कि गुरुजी ये उपागम परिहार संघर्ष है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। चौथा है बहुउपागम परिहार संघर्ष, एक से अधिक पॉजिटिव एक से अधिक नेगेटिव। ये जो संघर्ष हो रहा है बहुउपागम परिहार संघर्ष। दो पॉजिटिव आ गए, दो नेगेटिव आ गए, दो के आगे पॉजिटिव आ गए और दो के आगे नेगेटिव आ गए। अब उनमें से चूज नहीं कर पा रहे हो आप कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। ये बहुउपागम परिहार संघर्ष हो जाएगा।
तो ये चारों याद रखिएगा, बहुत सिंपल से हैं। समझ में आ गई? उपागम उपागम में दो पॉजिटिव हैं, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, बट एक समय एक के साथ जा सकते हो। परिहार परिहार में दोनों ही पसंद नहीं है, मैं ना पढ़ना चाहता हूं ना मैं खेलना चाहता हूं, ना मुझे ये पसंद है ना मुझे ये पसंद है, बट एक को चूज करना है। उपागम परिहार में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बहुपागम में एक से अधिक पॉजिटिव आ जाएंगे, एक से अधिक नेगेटिव आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? याद रखना। चार वाला समझो, चार वाले में सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं। एक लड़का है, वो जॉब करता है। क्या करता है? जॉब करता है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। वो शहर में रहता है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। उसकी शादी मनपसंद लड़की से हो रही है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब तीन पॉजिटिव हो गए। जो शहर में रहता है, जॉब करता है, मनपसंद लड़की शादी होने वाली है। आगे सुनिएगा, जिस लड़की से शादी होने वाली है वो बेरोजगार है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। शादी के बाद उसे शहर छोड़ना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो अब वो लड़का सोच रहा है शादी करूं कि नहीं करूं। तो तीन पॉजिटिव आ गए, दो नेगेटिव आ गए, तो ऐसा कोई संघर्ष होगा वो बहुपागम हो जाएगा। ठीक है, चारों याद रखिएगा। कुर्ट लेविन ने 3 बताए हैं, हॉलैंड सीयर्स ने 4 बताए हैं, और एग्जाम्पल आएगा। और मैंने टेस्ट में भी आपके एग्जाम्पल दिए थे। समायोजन का टेस्ट हो चुका है अपना, सेकंड ग्रेड वालों का। फर्स्ट ग्रेड वालों का भी समायोजन का टेस्ट हो चुका है। ठीक है, सेकंड ग्रेड रीट में दोनों में साथ लिया था समायोजन का टेस्ट मैंने, और फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट मैंने अलग से लिया था समायोजन का, दोनों में ही ले चुका है। किसी प्रपोजल को मना करना नेगेटिव हो जाएगा ये तो ममता जी। वैसे मना करना नहीं चाहिए ममता जी, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला एक बार और बताओ। निधि जी क्या बताऊं? लास्ट वाला ये बता लास्ट वाला ये है कि 2 पॉजिटिव आ जाए 2 नेगेटिव आ जाए तो वो बहुपागम परिहार संघर्ष हो जाए। क्या हो जाएगा? बहुपागम परिहार संघर्ष हो जाए। जैसे मान लीजिए मुझे विदेश में एक नौकरी का ऑफर मिला, 1 लाख रुपए तनख्वाह है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। मुझे नौकरी का ऑफर मिला, पॉजिटिव है। मुझे रहने के लिए एक मकान मिलेगा, पॉजिटिव है। ठीक है, फिर कि आप 5 साल घर पे नहीं आ सकते, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। वहां आप खुद शाकाहारी भोजन वाले हैं लेकिन आपको शाकाहारी भोजन नहीं मिलेगा, ये नेगेटिव है। अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वहां विदेश नौकरी करने जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ये बहुपागम परिहार संघर्ष हो गया। ओके, हाँ, पढ़ना नहीं चाहते बट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये पॉजिटिव उपागम परिहार हो गया। पढ़ना नहीं चाहते नेगेटिव हो गया, जॉब चाहिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये बहुपागम परिहार संघर्ष, ये कंप्लीटली इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं समायोजन की युक्तियां। ये 5 तरीके अपने बढ़ लिए। अब समायोजन स्थापित करने की युक्तियां क्या होती हैं? समायोजन स्थापित करने की युक्तियां, समायोजन की रक्षा युक्तियां, रक्षा युक्तियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है ना, समायोजन स्थापित करने की रक्षा युक्तियां क्या होती है? तो समायोजन अपन मान लीजिए किन्हीं इन 5 कारणों की वजह से कुसमायोजन में आ गए। क्या आ गए? कुसमायोजन में आ गए। तो कुसमायोजन में आने के बाद जो है वो समायोजन स्थापित कैसे करेंगे? तो इसकी कुछ तकनीकें हैं। 2 प्रकार की विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, एक विधि होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक विधि क्या होती है? अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष क्या है, इनको समझिएगा। ठीक है, डायरेक्ट विधि क्या है, इनडायरेक्ट विधि क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि क्या है और अप्रत्यक्ष विधि क्या है, दोनों को समझिएगा। प्रत्यक्ष विधि में तो क्या होता है कि 4 नाम हैं केवल, इन पे प्रश्न तो खूब पूछे गए हैं। प्रत्यक्ष पे सबसे अधिक प्रश्न तो अप्रत्यक्ष पे है, लेकिन प्रत्यक्ष भी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष पे कोई एग्जाम्पल नहीं बनता है। अधिकतर जो यहां से प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछेगा आपसे कि समायोजन स्थापित करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, यह समायोजन स्थापित करने का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहब ये 4 प्रत्यक्ष विधियां होती हैं और इन 4 के अलावा जो भी आएंगी वो सब अप्रत्यक्ष विधियां हैं, बस ये समझना आपको। तो प्रत्यक्ष विधियों में तो केवल नाम देखने, अप्रत्यक्ष में थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल आता है।
ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधियां कौन सी हैं? प्रत्यक्ष विधियों में 4 याद रखना, डायरेक्ट विधियां हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि में लिख लेंगे बाधा का विनाश, बाधा को हटा देना। प्रत्यक्ष तरीका क्या है? पहला सिर्फ नाम याद रखना है, बाधा को हटा देना, कि मेरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं उसको हटा दूं, ये बाधा का विनाश है। रास्ते में गाड़ी लेके जा रहा था और बीच में बहुत बड़ा पत्थर आ गया, तो प्रत्यक्ष तरीका ये है, नीचे उतरो, पत्थर को उठाओ और फेंक दो, ये प्रत्यक्ष तरीका है, बाधा को हटा दिया आपने। दूसरा है अन्य उपाय की खोज, अन्य उपाय की खोज। अन्य उपाय खोज का मतलब क्या है? कोई दूसरा तरीका अपना लिया, साइड से निकल गई, घर पे आम का पेड़ लगा हुआ है, आम हाथ नहीं आ रहे हैं, तो अन्य उपाय का मतलब हो जाएगा हाथ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, लकड़ी उठाई और लकड़ी से तोड़ लिया, ये अन्य उपाय है। तो ये भी प्रत्यक्ष तरीका है। तीसरा है लक्ष्य का प्रतिस्थापन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। इसमें बहुत प्रश्न पूछे गए, क्योंकि देखने में अप्रत्यक्ष लगती है, लेकिन लक्ष्य के प्रतिस्थापन को प्रत्यक्ष विधि माना गया। कौन सी विधि माना गया? प्रत्यक्ष विधि माना गया लक्ष्य का प्रतिस्थापन। लक्ष्य का प्रतिस्थापन का मतलब यह है कि मेरा मूड है आज क्रिकेट खेलने का, पूरा मूड है क्रिकेट खेल के आऊंगा सब, जैसे बाहर निकला बारिश शुरू हो गई, अब क्या करूं? मन तो था क्रिकेट खेलने का, अब कहां जाऊं? कोई बात नहीं यार, क्रिकेट नहीं, अपने इंडोर गेम खेल लेते हैं, ताशपत्ती खेल लेते हैं, कुछ भी ऐसा गेम, कैरम बोर्ड खेल लेते हैं। तो आपने लक्ष्य को प्रतिस्थापित कर लिया। गए थे क्रिकेट खेलने, लेकिन बारिश का मौसम आ गया और आपने कोई इंडोर गेम को चुन लिया, ये लक्ष्य का प्रतिस्थापन है। आधा चेस खेल लिया, जो भी खेल लो। ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन बैच कहां? देखिए ऑफलाइन बैच जयपुर में स्टार्ट करूंगा, ये मान के चलिए कि मार्च फर्स्ट वीक, 1 या 2 मार्च को जयपुर में पर्सनल बैच, रिट सेकंड फेस्कट सबके लिए। सीकर में भी पर्सनल बैच 20 तारीख के आसपास पर्सनल शुरू करूंगा, और एक बैच झुंझुनू भी वीक में 1 दिन 2 दिन ऐसे रहेगा। 3 जगह बैच रहेंगे और ये ऑफलाइन बैचेज रहेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं रहेंगे। उदयपुर तो नहीं रहेगा इस बार, 3 ही जगह, जेजेएम, जयपुर। जयपुर में वीक में 3 दिन, सीकर में भी 3 दिन और 2 दिन झुंझुनू में, ये रहेगा ऑफलाइन का। जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पे कोई भी अच्छी जगह मिलेगी वहीं से लाऊंगा, पर्सनल बेस रहेगा, वो सिर्फ पर्सनल, कंप्लीटली सभी ग्रेड के अकॉर्डिंग सब कुछ उसमें। तो प्रत्यक्ष विधियां, बाधा का विनाश, अन्य उपाय की खोज। अन्य उपाय खोज का मतलब दूसरा तरीका अपना लेना, ठीक है ना, कि मेरे बेर हाथ नहीं आ रहे, झाड़ी पे बेर लगे हुए हैं, हाथ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मैं लकड़ी की सहायता से तोड़ लूंगा, ये अन्य उपाय खोज है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन, क्रिकेट खेलने का मूड था, दूसरा गेम खेल लिया, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ठीक है ना। और चौथा है व्याख्या करके निर्णय लेना, व्याख्या करके निर्णय लेना, व्याख्या करके निर्णय लेना, व्याख्या करके निर्णय लेना। ये चारों तरीके मैं अपनाऊं, चारों तरीके मेरे प्रत्यक्ष हैं, कि जब उलझ गया मैं 2 चीजों में कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, तो मैं अपने पूर्व अनुभव के साथ व्याख्या करूं और किसी एक का चुनाव कर लूं, व्याख्या करके निर्णय लेना है, ठीक है। तो ये चारों प्रत्यक्ष विधियां हैं और ये याद रखिएगा, बाधा का विनाश, अन्य उपाय खोज, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, व्याख्या करके निर्णय लेना। स्कूल मैनेजमेंट ऑफलाइन तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जहां साइकोलॉजी बैच शुरू करूंगा वहां एक टीचर से जरूर करवाऊंगा, और ऑनलाइन में शुरू कर दूंगा। आप कह दोगे सर कब से कह रहे हो, आप करोगे करोगे, करते तो हो नहीं। अरे यार जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई, समझ में नहीं आता, खुद को नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि मैं 24 घंटों को, मैं कहता हूँ 48 घंटे चाहिए मेरे को, ऐसा लगता है। करता हूं कोशिश, कोई अरेंज, कोई टाइम, कैसे भी 48 घंटे बनाए तब मजा आए। ये प्रत्यक्ष विधियां, इन चारों के नाम याद रखना, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधियों की चर्चा करूंगा मैं, अप्रत्यक्ष विधियों की चर्चा करूंगा। अप्रत्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अप्रत्यक्ष विधि पढ़नी है तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रश्न जानने हैं। यहां से कुछ इस पे बेसिक प्रश्न पूछता है। अप्रत्यक्ष विधि को अपन रक्षात्मक तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्षात्मक तंत्र भी बोलते हैं। अब यहां 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं, ये रक्षात्मक तंत्र हैं,
और इनको अपन मानसिक मनोरचना, तीनों में से कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। मानसिक मनोरचना भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? मानसिक मनोरचना। तो मानसिक मनोरचना भी इन्हीं का नाम है, रक्षात्मक तंत्र भी इन्हीं का नाम है, और अप्रत्यक्ष विधियां भी इन्हीं का नाम है। तीनों नाम इन्हीं के हैं। इनको अप्रत्यक्ष विधियां भी कह दो, रक्षात्मक तंत्र भी कह दो, और मानसिक मनोरचनाएं भी कह दो, तीनों नाम कह दो, ठीक है। व्याख्या करके निर्णय लेना का मतलब होता है कि जब दो विरोधी विचार आपके सामने आ जाते हैं तो अपने पूर्व अनुभव से कि मेरे लिए इन दो रास्तों में से ये रास्ता ज्यादा बेटर है, ये होता है व्याख्या करके निर्णय लेना, कि मेरे लिए ये बेटर है कि मैंने रीट की पहले से की थी तो मैं रीट की दोबारा अच्छे से कर लूं, ये मेरा व्याख्या करके निर्णय लेना हो गया। या अरे यार रीट करके मैं थक गया हूं, मुझे सेकंड ग्रेड पे जाना चाहिए क्योंकि सेकंड ग्रेड के साथ रीट की जा सकती है। तो एक चीज को छोड़ लो, एक चीज को छोड़ लो, ठीक है। अब इनको समझिएगा, अप्रत्यक्ष विधियां, रक्षात्मक तंत्र और मानसिक मनोरचनाएं, ये तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, तीनों नाम याद रखना है। यहां से बेसिक प्रश्न 2-3 पूछे गए। पहला बेसिक प्रश्न पूछा गया है, अप्रत्यक्ष विधियां जो हैं वो किस रूप में होती हैं? तो ये अचेतन होती हैं। एक तो ये याद रखना, ये किस रूप में होती हैं? ये अनकॉन्शियस अचेतन रूप से होती हैं, एक तो याद रखना। नंबर 2 पे आप ये याद रखना कि इसमें कौन किसकी रक्षा करता है? तो ईगो द्वारा, अहम द्वारा, ईगो द्वारा व्यक्तित्व की रक्षा की जाती है। ईगो द्वारा व्यक्तित्व की रक्षा की जाती है। ईगो द्वारा व्यक्तित्व क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। तो ईगो द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ईगो द्वारा इन रक्षा युक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। और मूल रूप से ये किस रूप में होती हैं? अचेतन रूप में होती हैं। और यदि इनका प्रतिपादक आपसे पूछे तो आपको याद रखना है फ्राइड। क्या याद रखना है? फ्राइड। फ्राइड इनका प्रतिपादक, फ्राइड इनका प्रतिपादक है। तो ये है। पूजा जी 4 नंबर बता तो दिया, दो विरोधी विचार आ गए, मैं रीट की करूं सेकंड ग्रेड ही करूं, और उनमें से किसी एक की मत चुन लूं मेरे अनुभव के आधार पे कि मेरा अनुभव सेकंड ग्रेड का ज्यादा बेटर रहा है या रीट का बेटर रहा है, उनमें से किसी एक का चुनाव कर लिए। प्रत्यक्ष तरीका है। कितनी बार बताऊं? ऑफलाइन क्लासेस महेंद्र जी मैंने अभी सूचना दे दी है, सीकर, जयपुर और झुंझुनू। जयपुर में वीक में 3 डेज रहेंगे, लगभग 4 घंटे का एक बैच रहेगा। बहुत पॉजिटिवली, बहुत साइकोलॉजिकली आराम से एक चीज को पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। सीकर में 3 दिन, जयपुर में 2, झुंझुनू में 2 दिन। झुंझुनू में उज्जवल क्लासेज, सीकर और जयपुर में पर्सनल जगह। ओके, समझ में आ गया बेसिक चर्चा। अप्रत्यक्ष विधियां कह सकते हैं, रक्षात्मक तंत्र कह सकते हैं, मानसिक मनोरचना कह सकते हैं, ठीक है। ये अचेतन होती हैं। हाँ, गोपालपुरा में ही करवाऊंगा, गोपालपुरा गुजर की थड़ी के पास ही करवाऊंगा। अचेतन रूप में होती हैं। इसमें अहम ईगो द्वारा व्यक्तित्व की रक्षा की जाती है। किस द्वारा की जाती है? अहम ईगो द्वारा व्यक्तित्व की रक्षा की जाती है। इनको अप्रत्यक्ष रक्षात्मक तंत्र अपन बोलते हैं, याद रखना। ये मानसिक मनोरचनाएं हैं और फ्राइड इनका प्रतिपादक मान जाता है। किसको मान जाता है प्रतिपादक? फ्राइड को इसका प्रतिपादक माना जाता है, अप्रत्यक्ष विधियों का, याद रखना, ठीक है। ऑफलाइन में फीस लगभग 3000 के आसपास, ऑफलाइन में 3000 के आसपास रहेगी, क्योंकि ऑफलाइन होती है। सेकंड ग्रेड ही करो, सेकंड ग्रेड ही करो, एक चीज को चुन लो। आप कंफ्यूजन मत पालोगे रीड सेकंड ग्रेड, रीड सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड और रीड दोनों साथ भी चलाई जा सकती हैं, क्योंकि दोनों में बहुत सारा साइकोलॉजी वही सेम पढ़ना आपको दोनों में, ठीक है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आपको रीड थर्ड ग्रेड में भी आएगा आगे, और सेकंड ग्रेड में आपके आना ही आना है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको सेकंड ग्रेड में पढ़ना ही पढ़ना है, और रीड में भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब 6 से 12 आपको पढ़नी है। तो साथ लेके चला, मेथड आपको पढ़ना ही है, तो साथ लेके भी चला जा सकता है दोनों को, इन दोनों को। ओके, ये तो बेसिक प्रश्न हो गए। फ्राइड द्वारा प्रतिपादक अचेतन होती हैं और ईगो द्वारा। अब ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। ये एक तो प्राथमिक होती हैं और एक गौण होती हैं। एक तो होती है प्राथमिक और एक होती है गौण। अब देखिए, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही हैं, प्राथमिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गौण भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक रक्षा युक्तियों का मतलब ये होता है जो दबाव को, तनाव को या तो कम कर देती है, समाप्त कर देती है, ये मुख्य है, ये डायरेक्टली इनका प्रयोग होता है। गौण जो होती है ना, वो इनकी सहायक होती है। गौण जो मनोरचनाएं होंगी वो क्या होंगी? इनकी सहायक होंगी, प्राथमिक मूल है। अब प्राथमिक में जो है वो 6 से 7 प्रकार है। इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, इनको थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए।
फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर करवाओ। सुमित जी, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। मैं क्या है कि समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में एक समझौता किया था। पहले कोई एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मैं लेके आ गया, फिर उन्होंने बड़ा मजाक सा उड़ा दिया। तो मैं ज्योग्राफी में भी, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया, तो मैं एक सिंसियर और बहुत विद्वान लेखक को इस बार लेके आया हूं। ठीक है, मैं हर चीज में चाहता हूं कि क्वालिटी दें हम। तो मैथ में भी फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट जैसे मैं खुद ही करवाना चाहूंगा, मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा वहां। मतलब मुझे ये लगता है कि मैं जितना बच्चे के लिए मैं जितना कर सकता हूं, वैसा ही मुझे दूसरा व्यक्ति चाहिए। प्रॉब्लम ये है। तो ये पार्ट रहेगा कि चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, उसमें मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए जो ईमानदारी के साथ उस चीज को एकदम, कि बच्चे को मिलने के बाद बच्चे को भागना नहीं पड़े, ना इधर देखना ना उधर ना पड़े। बाकी लोग इतने बकवास हैं इस धरती के ऊपर, इतने गंदे लोग हैं, पूछो मत। हाँ देखिएगा, प्राथमिक और गौण। प्राथमिक मनोरचनाएं, गौण मनोरचना। प्राथमिक का मतलब है जो तनाव को है तो कम करती है, समाप्त करती हैं। और इन मनोरचनाओं का फायदा क्या होता है कि ये इनका 1 रुपया नहीं लगता है। देखो कितनी बड़ी चीज है, फ्री फोकट की है, एकदम फ्री। कितना ही प्रयोग करो, 10 बार प्रयोग करो, ये इनका फायदा है। वैसे फ्री की चीज फायदेमंद नहीं होती है, ये भी सही है, लेकिन समायोजन की युक्तियां इनका प्रयोग कर लेना चाहिए। फ्री की मिलती हुई चीजें होती है ना, उसका अपन वेटेज नहीं समझ पाते हैं। देखिएगा, प्राथमिक रचना में, जो प्राथमिक में मैं 6-7 की चर्चा कर रहा हूं, जितनी पढ़ी जाएंगे आज पढ़ेंगे अपन, 10 से 15 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे। प्राथमिक में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं युक्तिकरण। युक्तिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्तिकरण बोलते हैं इसको, इसको परिमेयकरण बोल सकते हैं। रीट 18 में जो प्रश्न था वो परिमेयकरण ऑप्शन में था। इसको तार्किकीकरण भी बोल सकते हैं, इसको तार्किकीकरण भी बोल सकते हैं, और इसको औचित्य स्थापन भी बोलते हैं। इसको औचित्य स्थापन भी बोलते हैं। युक्तिकरण, परिमेयकरण, औचित्य स्थापन, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको अपन बोलेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या है, युक्तिकरण क्या है, परिमेयकरण क्या है, मैंने चारों नाम लिखा दिए, इनके अलावा कोई नाम नहीं आएगा, इन चारों में से एक नाम आएगा, ठीक है। युक्तिकरण, परिमेयकरण, तार्किकरण, औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन क्या है ये। स्कूल मैनेजमेंट की बुक हमारी निकाली हुई और बहुत शानदार बुक निकाली हुई है, जो स्कूल एजुकेशन के आयुक्त रहे, कमिश्नर रहे, उन्होंने खुद लिखी है, और पूरी गवर्नमेंट डाटा पे बेस है वो। प्रदीप कुमार बोर्ड सर की जो उन्हीं एजुकेशन से, बेस्ट किताब है, कुछ नहीं देखना उसके अलावा, बहुत बेस्ट किताब। युक्तिकरण, परिमेयकरण, तार्किकरण, औचित्य स्थापन, रेशनलाइजेशन क्या है, इसको समझिएगा। अपनी असफलता के पीछे कोई भी तार्किक कारण ढूंढना। मतलब सिंपल सा एग्जांपल आएगा, आप तो ये समझ लो कि जिस युक्ति में मैं अपनी असफलता के पीछे कोई तार्किक बहाना बनाऊंगा, लेकिन एक शब्द याद रखना, जब मैं तार्किक बहाना बनाऊंगा तो वो युक्ति, मैं इसलिए असफल हो गया था कि पेपर आउट हो गया था, ठीक है ना। मैं इसलिए सफल हो गया कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। यार आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, तार्किक रीजन दिया उसने, मुझे खाना ही नहीं है क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, तार्किक रीजन दे रहा है, खट्टे हैं, खट्टी चीज मेरे एसिडिटी पैदा करती है, खट्टी चीज मैं खाऊं नहीं। बेटा नींबू पी ले, नींबू नहीं पी सकता, नींबू मीठे होते हैं, मीठी चीज मुझे पसंद ही नहीं है। तुझे खट्टी भी पसंद नहीं, तुझे मीठी भी पसंद नहीं, तुझे पसंद क्या है यार। दोनों का मिला जुला रूप पसंद है मुझे। नींबू मीठे हैं, अंगूर खट्टे हैं, बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखो अपनी ये सफलता पीछे तार्किक ने बताना है, बेटा क्या हुआ, तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। पापा क्या बताऊं मैं आपको, इन कोचिंग वालों ने इतना बेवकूफ बनाया, इतना बेवकूफ बनाया, एक भी प्रश्न नहीं आया। मैं तो उनके भरोसे बैठा रहा, उनके रजिस्टर लेके बैठा रहा, परीक्षा का मैंने एक भी प्रश्न को नहीं। और बेटा तेरे साथ कोचिंग वाला बहुत धोखाबाजी करी रहे, डाल दो, अच्छा तरीका है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो टेंशन आ जाएगी, लोग पूछेंगे, पड़ोसी पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे। मतलब जब असफल होते हो ना, सबसे अधिक लोग पूछते हैं, उनको पता चल गया कि बेटा असफल हो गया, 2 नंबरों रेगू। अब जानकर ही पूछेगा, अरे नंदू बेटा वो तेरो एग्जाम और रिजल्ट आयो को नहीं, अरे जबकि पता है उनको रिजल्ट आ चुका है। फिर पूछेंगे
नंदू क्यों होते रिजल्ट 10 आदमियों के बीच में मजे लेने के लिए? कि दुनिया है साहब। इसलिए जरूरी यह है कि जब भी पूछें एक गजब का सा बहाना बना लो, ऐसा बहाना बनाओ, ऐ को ढूंढ के लेके आओ कि आगलो सुनता ही एकदम से आप घायल हो जाए कि आप बात करे छोड़ो कायदा ही करे। पेपर आउट हो गया साहब, आउट ऑफ सिलेबस। सिलेबस हमें पहले कुछ और बता दिया, एक भी पर्सन सिलेबस से कुने देखो सब। पापा जी ने बेवकूफ पट्टा है, पापा जी कर देंगे अरे यार तेरी तो किस्मत में ही कोई कांकरा पड़े टाइम बेटा, हर बार तेरे तो कदे आउट ऑफ सिलेबस आ जा, कदे पेपर आउट हो जा, कदे कुछ हो जा, कदे कुछ हो जा। युक्तिकरण है सब, ये क्या है? युक्तिकरण है। तो अपनी असफलता के पीछे कोई भी बहाना बना लेना, ये रेशनलाइजेशन है, तार्किक बहाना बना लेना, युक्तिकरण है। ठीक है ना? अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे हैं, मैं बनना ही नहीं चाहता था। कहन पूछोगा अरे बेटा क्यों, तो रिजल्ट क्यों? अंकल जी काहे की नौकरी थान बेरो, आजकल गवर्नमेंट नौकरियां के मायने कहीं परेशान हो रहे हैं, सुबह लेके शाम तक जानो पड़ा है, क्योंकि के सामने झुकना पड़ा है। मन आएंगे नौकरी पसंद को नहीं, आपा अपनी टमाटर की दुकान खोलांगा, पूरे दिन टमाटर बेचांगा, अपना मर्जी का मालिक हाँ, अपन नौकर बनना पसंद को नहीं, आपा तो मालिक ही बनागा। ये युक्तिकरण है। कितना गजब का लॉजिक दिया, नौकर बनना पसंद नहीं है, मालिक ही बनना है जिंदगी में। युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन। टमाटर बेचांगा चाहे भिंडी बेच लांगा, लेकिन बनागा मालिक ही। आगलो को दो यार, तेरी सोच बहुत ऊंची है यार। युक्तिकरण है, तार्किकरण है, परिमेयकरण है। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया ना? अब एक अर्थ समझ में आना चाहिए। उदाहरण चाहिए मैं 50 दे दूंगी मान, अपनी असफलता के पीछे कोई भी बहाना बना लेना, ये युक्तिकरण है। क्या लिखोगे? अपनी असफलता के पीछे कोई भी तार्किक बहाना बनाकर उसका औचित्य स्थापित कर देना, ये युक्तिकरण है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, जैसे नींबू मीठे हैं। ओके, आगे देखो। युक्तिकरण के बाद दूसरी युक्ति है दमन, रिप्रेशन। रिप्रेशन, रिप्रेशन क्या है? दमन क्या है? दमन किसको बोलते हैं? बोलो। देखिए दो युक्तियां होती हैं, एक तो दमन होता है, एक सरप्रेशन, एक शमन होता है। सरप्रेशन, इसको अपन समन बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है इनमें, दमन और समन में। दमन रिप्रेशन है। दमन में अपन उन विचारों को दबा देते हैं जो हमें हानिकारक लगते हैं, लेकिन बिना जानकारी के। मतलब दुखदाई विचारों को भुला देना। जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब हम किसी चीज को अपने अचेतन मन में बिना जानकारी के भुला देते हैं, ये दमन है। समझ रहे हैं आप? बिना जानकारी के, ये रिप्रेशन। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। अपनी कहावत चलती है, वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। जिंदगी में कोई ऐसा दिन था, कोई ऐसा वैलेंटाइन डे था जब उनको देखे बिना दिन नहीं गुजरता था। हालात बदले, वक्त बदले, परिस्थितियां बदली, वो किसी और के हो गए, हम किसी और के हो गए। धीरे धीरे वो चेतन से अचेतन में चले गए, पता ही नहीं चला कब हम उन्हें भूल गए और कब वो हमें भूल गए। ये दमन है, रिप्रेशन है, बिना जानकारी के। जब कभी उनकी याद आती है तो गाना बजा लेते हैं लता मंगेशकर का, मोहब्बत अब तिजारत बन गई। सुन के थोड़ी सांत्वना मिलती है, फिर से जिंदगी में खो जाते हैं। ये दमन है, रिप्रेशन है, याद रखिएगा। शमन में क्या होता है? जबरदस्ती भूलते हो। इतना घटिया इंसान था, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे तेरे को, वैलेंटाइन पे ये लाके दूंगा, ये लाके दूंगा, वो लाके दूंगा, बेवकूफ बना के भाग गया किसी और के साथ। भूल जाना चाहती हूं इतने घटिया इंसान को, मेरा दिमाग खराब हो जाता है मैं जब उसको याद करती हूं। कितने वादे किए थे उसने, क्या क्या बोला था, क्या क्या लाके दूंगा, कुछ नहीं लाके दिया, खुद भी चला गया। याद करती हूं तो मेरी रूहें कांप जाती हैं। ये शमन है, सरपेशन है। दमन में तो कम से कम इतना नफरत वाला भाव नहीं है। सरपेशन में जबरदस्ती, बलपूर्वक है, उद्देश्य युक्त है। याद ही नहीं करना चाहते, याद करते तो रूहें कांपने लग जाती हैं। वो वादे याद आने लग जाते हैं जिनमें से आधा ही पूरा नहीं हुआ कभी।
ये सरप्रेशन है। समझ में आ गया? दमन में बिना जानकारी की चीजों को भुला देना, वक्त के साथ भुला देना। घर में कोई हादसा हो गया, एक बार लगता है पूरा परिवार बिखर जाएगा, लेकिन वक्त के साथ वो चीजें चलती जाती हैं, भूलते जाते हैं। ये दमन है। और शमन में क्या होगा? बलपूर्वक शब्द आएगा, जबरदस्ती शब्द आएगा। ये कहां आएगा? समन में आएगा, सेपरेशन में आएगा। लिख लिया? दमन में बिना जानकारी के दुखदायी विचार या घटना को भुला देना, बिना जानकारी के दुखदायी विचार या घटना को भुला देना, ये दमन है। बिना जानकारी के दुखदायी विचार या घटना को भुला देना, ये दमन है। और सरप्रेशन में, शमन में क्या आएगा? जानबूझकर, जानबूझकर को याद ही नहीं करना मुझे उस इंसान को। याद करती हूं तो मेरे को दिमाग खराब हो जाता, कहां से इतना घटिया इंसान था, गुस्सा आता है मुझे। तो वो सरप्रेशन है। दमन में वो गुस्सा नहीं आएगा, वो तो परिस्थितियां बदल गई। याद आती है तो रोना जरूर आता है, कितने गजब के दिन थे वो, बट कोई नहीं, वो किसी और के हो गए, हम किसी और के हो गए। दमन है। शमन सरप्रेशन है, याद रखना। जबरदस्ती है, बलपूर्वक है। ओके नरेंद्र जी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ये तो साइकोलॉजी का टीचर है, वो इमोशंस व्यक्त करता है। आप मेरी कहानी मत समझ लीजिएगा। मुझे टाइम ही नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बताऊं, मैं ऐसी परिस्थितियों में था जिसके पास 2 वक्त भरपेट भोजन नहीं था खाने को, उसकी तरफ कौन तो देखती, और वो भी क्यों देखता, उसे पता है। अब जयपुर जैसे शहर में रहे तो वहां खर्चे करने पड़ते हैं साहब, कहां से करते हैं चीजें। तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला इन चीजों के लिए। इतनी भागादौड़ भरी जिंदगी रही कि जिंदगी बनना है बनना, इस चक्कर में हर चीज को भुला दिया। अब मिस कर रहा हूं उन चीजों को। वैसे तो सही किया, नहीं किया। अनिता जी, हम, मेरे रूप का पता क्या नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो साइकोलॉजी की भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं कहता मेरे को टाइम ही नहीं मिला इन चीजों के लिए। मैं तो आपके भाव ही आपको बता रहा हूं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। हमारी जिंदगी तो ऐसे गई है, किशोर अवस्था ऐसे चली गई। दमन शमन लिख लिया, दमन सरप्रेशन लिख लिया। 4 नंबर पे, 4 5 नंबर पे आ जाओ। दमन सरप्रेशन 3 नंबर पे है ना, 3 नंबर पे प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन भी बोल सकते हैं इसको, प्रत्यावर्तन। ये रिग्रेशन होती है, रिग्रेशन। क्या है प्रतिगमन? प्रत्यावर्तन क्या है? रिग्रेशन क्या है? पीछे की ओर लौट जाना, मतलब बचपन की ओर लौट जाना, रिग्रेशन है। बचपन को लौट जाना। दूध क्या लूंगा मुझसे, पानी देते हैं मेरे। हाँ, प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन, पीछे की ओर लौटना। शाब्दिक अर्थ लिख लो, पीछे की ओर लौटना। अरे काय की सेवा हो रही है, कोई गुनकर सेवा भाया। हाँ जी, देखना, प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है? पीछे की ओर लौट जाना, एकदम बचपन की ओर। अब इसको समझिएगा, बहुत प्रश्न पूछे गए हैं इसके ऊपर कि मैं समायोजन स्थापित करने के लिए छोटा सा बच्चा बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? छोटा सा बच्चा बन जाता हूं, एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए। यह है प्रतिगमन, प्रत्यावर्तन। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए, रिग्रेशन के अपन बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि 2018 स्कूल लेक्चर में प्रश्न पूछा गया कि एक 12 साल का बच्चा और 10 माह के बच्चे के समान घुटने के बल चलता है, तो ये रिग्रेशन है, प्रतिगमन है। वो 12 साल का है, वो दौड़ सकता है, लेकिन नाटक कर रहे हो, घुटना के बल चल रहे हो, तो प्रतिगमन है। 50 साल का बूढ़ा अंगूठा चूस रहा है, अरे यार क्या है तरीका, बच्चे करते हैं काम, लेकिन वो कर रहा है,
प्रतिगमन है। 70 साल को बूढ़ो टाबरा के बीच में जाके कांच की गोली खेल रहे हैं। अरे बूढ़िया, क्यों तो उम्र को ध्यान रख, की काम करे बेटा, बेटा तो क्या करे, ताऊ जी की काम करे। प्रतिगमन। 90 साल की बुढ़िया गुड्डा गुड्डी को ब्याह रचा रही है। ये बूढ़ली ए तेरी उम्र का लक्षण है कि कोई भगवान को नाम याद करे, ए गुड्डा गुड्डी का ब्याह रचा रही है। ए बाल्यावस्था का काम है प्रतिगमन। अपन कई बार देखते हैं कि किसी के वृद्ध अपने परिवार में घर में गए, अपने दादाजी हैं, कोई उनसे मिलने आया, तो मिलना आता ही बूढ़ियों भी के सामने जोर जोर से रो लागू, बार गाल गाल, न टाइम पर रोटी दें, न टाइम पर ध्यान दें। ये प्रतिगमन है। बच्चा करता है ऐसी चीजें, मम्मा मेरे को खिलौना नहीं दे रहा, रोने लग गया, बूढ़ियों की उम्र का मैंने रो लागू। प्रतिगमन, रिग्रेशन। तो छोटे बच्चे के समान जो भी आप बिहेवियर करोगे, ये सब क्या है, ये प्रत्यावर्तन है, याद रखना। हाँ, बिस्तर पे पेशाब कर, टाबरा का लक्षण हो, ये अच्छी आदतें नहीं होती, बट ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहा है, बच्चे से फीलिंग आ रही है, ये बच्चे को फीलिंग आती है इन चीजों की, बच्चा करता रहता है, लौटता रहता है, गर्मियों में ठंड होती रहती है, तो वो चीजें बिहेवियर आप कर रहे हो। चुगली करने वालों तो करके बताओ ना, चुगली वाला तो सही है। ओके, लिख लिया। पीछे की ओर लौटना, छोटे बच्चे के समान बिहेवियर करना, छोटे बच्चे के समान बिहेवियर करना, प्रतिगमन। ओके, देख लेना इसको। सर आप कहां से हो लाइव? अभी घर से हूं यार, मेरे घर में मैंने स्टूडियो बनाया है, मेरे घर में एक कमरा बना रखा है मैंने, वहां से मैंने कर रखा है, सीकर से पढ़ाता हूं। ठीक है, प्रतिगमन लिख लिया। पीछे की ओर लौटना लिख लो इसमें, छोटे बच्चे के समान व्यवहार करता है, छोटे बच्चे के समान व्यवहार करता है, छोटे बच्चे के समान व्यवहार करता है। जैसे जैसे 15 साल का बच्चा 12 महीने के बच्चे के समान घुटनों के बल चलता है। ये इस आरपीसी में आया हुआ, तो क्या पता है रिपीट हो जाए। 15 साल का बच्चा 12 माह के बच्चे के समान घुटनों के बल चलता है। इतना करिए, मेरा जवाब नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे? सिर, हाँ, माँ की गोद में सिर रखकर रोना, माँ की गोद में सिर रखकर रोना। कितने साल का बच्चा? 20-25 साल को बच्चों। जैसे मान लीजिए कई बच्चे हैं मेरे पास, बहुत बच्चे, इमोशनल हो जाता, रिट में सिलेक्शन हो रहा था, नहीं हुआ, तो फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लग गया, लेट गया जमीन पे, ऐसी चीजें जब हो जाती हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें क्या है, ये प्रतिगमन है। बूढ़ियन डम को लेगा जिस टाइम पर 10-15 गेस्टा को नाम हो, 20 आदमी गेस्टा को नाम, तो बूढ़ियों लेट गो बरात का गए कि बरात मन ले जाऊं, नहीं तो बरात में कौन जान दूं, एंगे टाबर क्रिया करता पहला घर, मम्मी का आगे पापा का आगे फिर जाता, लेट जाता, बूढ़ी माचू, ये आई थी ना उस समय खबर, बड़ी खबर थी, तो ये सब चीजें थी। ओके, प्रतिगमन लिख लिया। ठीक है, 54 मिनट का वीडियो हो गया, अपन कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, कल मिलेंगे, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, समायोजन टॉपिक को कल कंप्लीट भी करेंगे इसको। ठीक है, कल समायोजन टॉपिक को, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट, जय श्री राम, जय भारत, जय वंदे मातरम।